ये कहानी है 22 साल की रेणु की, जिसका रंग सांवला था, लेकिन उसका दिल चांद की तरह उजला और पवित्र था। बचपन में ही उसकी माँ का साया उससे छिन गया। पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन कुछ ही सालों बाद एक दुर्घटना में उनका भी निधन हो गया। अब रेणु अपने सौतेले भाई संजय और भाभी मीरा के साथ रहती थी। संजय और मीरा के लिए रेणु बस एक बोझ थी। मीरा हर बात पर उसके सांवले रंग और बदकिस्मती को ताने मारती थी। अरे रेणु, तेरे जैसे नाकारा और आलसी लोग ना सिर्फ दूसरों के सिर पर बोझ बनकर ही जीते हैं। देख, सुबह से लेकर अब तक तूने सिर्फ 4 बर्तन ही धोए हैं। हाथ में जैसे कोई जान ही नहीं है। तेरे जैसे निकम्मों के लिए कोई जगह नहीं है इस घर में। अगर माँ बाप ने इसे छोड़कर चले जाने से पहले हमें सौंपा ना होता तो कब का इसे बाहर फेंक चुकी होती मैं। सही कह रही हो मीरा। मैं भी तो सोचता हूं कि आखिर कब तक इसे अपने सिर पर ढोएंगे। रोज रोज का खर्च बढ़ता जा रहा है और बदले में मिलता क्या है? गंदे बर्तन, गंदा घर और इसका गंदा काला चेहरा। सच कहूं रेणु, तेरा चेहरा देख कर ना मुझे अपने दिन भर की थकान और बढ़ जाती है। श्याम, एक काम करो, इसे किसी गांव के मेले में जाकर खड़ा कर दो। शायद कोई अंधा गरीब गवार इसे उठा ले। वैसे भी इसे अपनाने वाला कोई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसे चेहरे के साथ तो सड़क पर भीख मांगने वाले भी ना रखें। अरे, भीख मांगना भी इसके बस का नहीं। उसके लिए भी तो मुंह खोलना पड़ेगा, और इसे बोलने से फुर्सत कहां। दिन भर रोती रहती है। कभी बर्तन धोते हुए रोना, कभी झाड़ू लगाते हुए रोना। ऐसे क्या मिलेगा इसे? हाँ, 1-2 चांटे और पड़ सकते हैं। देखो तो इसका रंग, लगता है जैसे कोयले की खान से निकलकर आई हो। और इसने अपने रंग को अपनी आदत बना लिया है। हाथ पैर चलाने में वैसे ही सुस्त जैसे दिमाग। अरे, मैं कहती हूँ दिन भर काम कर करके हाथ पैर में चमक ला, वरना तेरे जैसे लोगों को लोग काम पर रखने से भी डरते हैं। और सुन, तेरा रोना धोना अब नहीं चलेगा। इस घर में अगर रहना है तो काम करना पड़ेगा, और काम ऐसा कि कोई शिकायत ना हो, समझी? वरना तेरे जैसे बहुत से लोग सड़क पर घूम रहे हैं जिनका कोई नहीं, और तू भी उन्हीं में से एक बन जाएगी। देखो श्याम, मुझे तो पक्का यकीन है कि ये लड़की जानबूझकर ऐसा करती है। इसे पता है कि अगर ये काम करेगी तो हमें इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर ये हम पर राज करने लगेगी। लेकिन मैं इसे बता दूं, रेणु, तेरे जैसे नाकारा लड़की बस दूसरों के घरों में नौकरानी बनने के लिए ही बनी है, और तू भी वहीं जाएगी। हाँ, नौकरानी भी बनेगी तो कौन इसे रखेगा? मालकिन देखेगी तो वहीं से भाग जाएगी। ये तो अपने काले चेहरे से ही लोगों को डरा देगी। अरे, आंसू बहा रही है, क्या हुआ? आंसू से बर्तन साफ करने हैं क्या? सुन, यहाँ तेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। तेरे आंसू भी उतने ही बेकार हैं जितना तेरा काम। बस, अब बहुत हो गया। अब अगर मैंने एक भी शिकायत सुनी तो तुझे इस घर से बाहर कर दूंगा, समझी? और बाहर कौन तुझे अपने घर में घुसने देगा? कोई भी नहीं। और बाहर जाकर क्या करेगी? तुझ जैसे को लोग कूड़े के ढेर पर भी नहीं रहने देते। तू बस यहाँ इसलिए है क्योंकि तेरे बाप ने हमें मजबूर कर दिया था, वरना तेरी असली जगह वहीं है, कूड़े के ढेर पर। भैया भाभी, मैं मेहनत करूंगी, आप जो कहोगे वो करूंगी, बस मुझे घर से मत निकालो। आप दोनों के सिवा मेरा है ही कौन? देखते हैं, वैसे भी तेरे जैसे लोगों के वादों का कोई भरोसा नहीं होता। और याद रख, अगर अब भी नहीं सुधरी तो इस घर में तेरा कोई हक नहीं रहेगा। अरे देखो, काली रेणु सब्जियां लाई है। लगता है घर में नौकरानी बनकर ही जिंदगी गुजार देगी। वैसे भी इसे कौन अपनाने वाला है? सही कहा, ऐसे रंग रूप वाली को कौन अपने घर बहू बनाएगा? लड़कियां तो अपने घर की शान होती हैं, और ये इसके होने से तो घर की बदनामी ही बढ़ेगी। अरे, इस बेचारी के भाग्य में तो बस ताने ही लिखे हैं।
घर में भाभी और भाई दोनों इसके लिए कड़वी जुबान ही रखते हैं। सुना है खाना भी थाली में ऐसे फेंकते हैं जैसे किसी कुत्ते को डाल रहे हों। अरे रेणु, क्या बात है? घर में सब्जियां खत्म हो गई या तेरे भाग्य के जैसे ही सब्जियां भी काली निकल आई? बस थोड़ी सब्जियां लेने आई थी। अरे देखो तो, सब्जियां तो हरी भरी है, लेकिन ये खुद कोयले जैसी काली है। भगवान भी कैसे लोग बना देते हैं। भगवान भी सोचता होगा कि जब मिट्टी बची ही नहीं तो क्या करे, काला ही बना देते हैं। और रेणु को देखकर तो लगता है भगवान ने सच में कोई और रंग ही नहीं बचा था। अरे रो मत, रोने से तेरी किस्मत नहीं बदलेगी। वैसे भी तेरे जैसे काले लोगों के लिए तो आंसू भी बेकार होते हैं। क्यों मेरे रंग की वजह से सब मुझे ताना मारते हैं? क्या मेरे दिल की सफाई किसी को नजर नहीं आती? क्या इंसान का रंग इतना बड़ा अपराध है? अरे किसी को कोई मतलब नहीं तेरे दिल से, लोग तो बस तेरा रंग देखते हैं। और वैसे भी काले लोगों का दिल कैसा होता है ये तो भगवान भी नहीं जानता। रेणु, सुना है तेरी शादी की बात चल रही थी, क्या हुआ? कोई गरीब गवार मिला क्या? वैसे तुझ जैसी लड़की को कोई अपने घर में रखने की हिम्मत करे भी तो क्यों? ऐसे बेकार, नाकारा और काली लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा? तेरे जैसा तो लोग अपने घर में नौकरानी भी ना रखें। नौकरानी? अरे नौकरानियां भी काम करती हैं। ये तो काम के नाम पर रोना शुरू कर देती है। और वैसे भी इसके हाथ पैर में फुर्ती तो है ही नहीं। हे भगवान, क्या सच में मेरा रंग मेरी तकदीर है? क्या कोई मेरे दिल को देखेगा या हमेशा मुझे काले रंग के ताने ही मिलेंगे? रेणु तेजी से कदम बढ़ाते हुए उन औरतों से दूर चली जाती है। अरे वाह, आते ही पसर गई, जैसे जंगल से लकड़ियों का गट्ठर उठाकर लाई हो। और क्या, बस 4 सब्जियां लेकर आई और थकान का ऐसा नाटक कर रही है जैसे पहाड़ खींच लाई हो। काम करने के नाम पर इसके हाथ पैर में तो जान ही नहीं। भाभी, धूप बहुत तेज थी, सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए बस थोड़ा आराम करने बैठ गई। धूप? अरे धूप से काला कौन होता है? तू तो पहले ही कोयला है। तुझ पर तो सूरज की गर्मी का भी असर नहीं होता। सही कहा, इसे देखकर तो लगता है कि सूरज ने इसे पहले ही सेंक दिया था। और काम की बात करो तो इससे एक थैली नहीं उठती। और ये घर के काम करेगी? हाँ। सुन, बहाने बनाना छोड़ और जाकर अपना काम कर। और हाँ, हाथ पैर में अगर जान नहीं है तो बता दे, तुझे बिठाकर खिलाने के लिए हम नहीं बैठे हैं। शाम ढल चुकी थी। अरे श्याम, सुना है गांव में एक नया लड़का आया है, काम की तलाश में भटक रहा है। कह रहे थे कि पढ़ा लिखा है, पर हालात ने इसे गांव में लाकर पटक दिया। अब सोच रही हूँ क्यों ना अपनी रेणु को उसके गले बांध दें। वैसे भी दोनों के नसीब एक जैसे ही हैं, फटेहाल और काले। अरे मीरा, क्या सच कह रही हो? दोनों के हालात जैसे एक ही मिट्टी के हों। वो लड़का बेचारा काम के लिए मारा मारा फिर रहा है और रेणु, उसकी किस्मत तो पहले ही गड्ढे में पड़ी है। अरे श्याम, रेणु के लिए कोई अच्छा लड़का मिलेगा भी कैसे? एक तो चेहरा ऐसा कि आदमी देखे और भाग खड़ा हो, ऊपर से दहेज देने के लिए हमारी थैली भी खाली। अब इस लड़के को ही पकड़ लें, इससे बुरा और कौन मिलेगा? अरे मीरा, अगर वो लड़का रेणु को देख लेगा ना तो कहेगा, भगवान, इससे अच्छा तो मैं अंधा ही रहूं। अरे और क्या, वैसे भी रेणु के लिए लड़का ढूंढने के चक्कर में हमारे बाल सफेद हो गए। अब तो यही सोच रही हूँ कि किसी भी तरह इस लड़के को फंसाकर अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लें, वरना रेणु हमारे गले की घंटी बनकर ही रहेगी। ठीक कह रही हो मीरा, अब देखना पड़ेगा कि वो लड़का रेणु के काबिल है भी या नहीं। वैसे अगर उसकी भी किस्मत रेणु जैसी ही निकली तो दोनों की जोड़ी जम जाएगी।
मीरा कमरे में कपड़े समेट रही थी। अचानक उसकी नजर कपड़ों के बीच से अपनी गुलाबी साड़ी ढूंढने लगती है। वो इधर उधर देखती है, फिर गुस्से में चिल्लाती है। श्याम, श्याम, अरे ओ श्याम, सुन रहे हो या बहरा हो गए हैं? मेरी गुलाबी साड़ी कहाँ गई? वो जो मेला वाले दिन पहनने के लिए रखी थी। क्या हुआ रे मीरा? क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है? किस साड़ी की बात कर रही हो? अरे वही गुलाबी साड़ी जो मैंने नए साल के मेले में पहनने के लिए बचा कर रखी थी। सुबह धूप में सुखाने डाली थी, फिर यहाँ लाके रखी थी। अब कहाँ गई? क्या वो नई साड़ी? अरे वो तो तुझे बहुत पसंद थी। तूने कहा था कि इसे पहनकर तू मंदिर जाएगी। और किसका काम होगा? ये काली चुड़ैल ही है। इसी के अलावा हमारे घर में और कौन है? देखो तो, इसके कमरे में जाकर देखो, जरूर छुपा कर रखी होगी। भाभी, मैंने कुछ नहीं लिया, सच में। मैं क्यों लूंगी आपकी साड़ी? मेरे पास तो पहनने के लिए एक ही फटी हुई साड़ी है। झूठ मत बोल। तुझे लगता है मैं अंधी हूँ? तुझे तो मैंने कई बार मेरी चीजों को छूते हुए देखा है। पहले मेरे कंगन गायब हुए थे, अब ये साड़ी। कहीं तूने मेरे गहने भी तो नहीं छुपा रखे? ये सही कह रही है, तूने ही साड़ी चुराई है। तेरे पास और कोई काम ही क्या है? अब चोरी भी करने लगी। भैया, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान कसम, मैंने तो उस साड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। अरे अब तो भगवान की कसम खाने लगी। भगवान भी तेरा झूठ नहीं मानेंगे। तेरे जैसे पापी लोग कसम खाने में भी नहीं हिचकिचाते। बस बहुत हुआ। हमारे घर में चोरी करने वालों की कोई जगह नहीं है। निकल जा यहां से। भैया, भाभी, मुझे गलत मत समझो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास तो पहले ही कुछ नहीं है। हमारे घर का सामान चुराकर अपनी गरीबी मिटाने चली है। अब झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। निकल जा। तेरी शक्ल देखना अब मनहूसियत लगती है। रेणु चुपचाप अंदर जाती है। उसका छोटा सा बैग उठाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह एक आखिरी बार मीरा और श्याम की ओर देखती है। दोनों अपनी ही धुन में गुस्से से भरे हुए थे। रेणु चुपचाप सिर झुकाकर घर से निकल जाती है। अरे ओ बेटी, तू यहाँ इस तरह अकेली क्यों बैठी है? तेरा कोई ठिकाना नहीं है क्या? सब ठीक तो है ना बेटा? रेणु कुछ नहीं बोलती। क्या हुआ बेटी? तेरा नाम क्या है? और तू इस वक्त यहाँ क्यों बैठी है? तेरे घर वाले किधर हैं? कोई तुझे ढूंढ नहीं रहा? मेरे कोई घर वाले नहीं है माँ। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे पास अब कोई नहीं है। अरे बेटा, कैसे कह रही है ऐसा? इस दुनिया में कोई ना कोई तो अपना जरूर होता है। क्या हुआ? बता, किसने तुझे इस हाल में छोड़ दिया? रेणु की आंखों से फिर आंसू टपकने लगते हैं। अरे पगली, मत रो। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। तू कहे तो मैं तेरी मदद करूं? भूखी है क्या? चल मेरे साथ मेरे घर चल, वहाँ कुछ खा लेना। बहुत थकी हुई भी दिख रही है। चल आजा। नहीं माँ, मैं आपके घर का बोझ नहीं बन सकती। मेरे पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। अरे ऐसी बातें मत कर। कोई किसी के लिए बोझ नहीं होता। देख, मैं भी तो अकेली हूँ। तेरे जैसे ही मेरे भी अपने मुझे छोड़कर चले गए। चल, आज से हम दोनों एक दूसरे के अपने बन जाते हैं। चल उठ। रेणु ललिता के शब्दों में अपनापन महसूस करती है। दोनों धीरे धीरे ललिता के छोटे से घर की ओर चलने लगती हैं। रास्ते में ललिता उससे बात करती जाती है। ललिता का घर छोटा पर साफ सुथरा होता है। एक ओर सिलाई मशीन रखी हुई थी। ललिता रेणु को चारपाई पर बैठाती है
और अंदर जाकर थाली में खाना लाकर उसके सामने रखती है। बेटा, अब बता, तेरे परिवार ने तुझे क्यों निकाला? इस तरह अकेली क्यों बैठी थी? आखिर क्या हुआ? माँ, मैं काली हूँ। मेरे भाई भाभी कहते हैं कि मेरी शक्ल से मनहूसियत फैलती है। वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। भाभी कहती हैं कि मेरे कारण घर में गरीबी और बदकिस्मती आ गई है। अरे बेटी, ये क्या बात हुई? मन की सुंदरता सबसे बड़ी चीज है। ये रंग रूप तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। सच्चे लोग तो दिल से सुंदर होते हैं और मैं तुझे देखकर कह सकती हूँ कि तू बहुत सुंदर है। माँ, भाभी की नई साड़ी गायब हो गई थी। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने उसे चुराया है और फिर भैया ने बिना सोचे समझे मुझे घर से निकाल दिया। मैंने लाख मिन्नतें की पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। अरे रे, ऐसा भी कोई अपने को घर से निकाल देता है? बेटा, जो अपनों को नहीं पहचानते वो इंसान नहीं, पत्थर होते हैं। चल, अब रो मत। भगवान ने तुझे इस दुनिया में भेजा है तो वो तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। चल, अब आराम कर। सुबह नए सिरे से सोचेंगे कि क्या करना है। माँ, मुझे सिलाई आती है। क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? अरे क्यों नहीं, मैं खुद भी तो एक सिलाई सेंटर में काम करती हूँ। वहाँ हम औरतें मिलकर कपड़े सिलते हैं। कल से तू भी मेरे साथ काम पर चल। वहाँ काम भी मिल जाएगा और पेट भरने का सहारा भी। रेणु की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। उसके चेहरे पर कुछ उम्मीद झलकने लगती है। वह पहली बार ललिता को देखकर मुस्कुराती है। रेणु की मेहनत रंग लाने लगी। उसने खुद का एक बुटीक खोल लिया था। उसके बनाए कपड़ों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी। रेणु की दुकान अब गांव की सबसे बड़ी दुकान बन गई थी। इधर श्याम का व्यापार ठप हो जाता है। श्याम और मीरा अब कर्ज में डूब चुके थे। अब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मीरा, अब तो दुकान भी ठप हो गई, खाने के भी पैसे नहीं बचे। अब क्या करेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक वक्त था जब लोग हमारी दुकान पर लाइन लगाते थे और आज कोई झांकने भी नहीं आता। सुन, एक आइडिया है। रेणु के पास चलते हैं। उसने अभी बुटीक खोला है। वो तो हमसे हमेशा बात करती थी। वह हमारी मदद जरूर करेगी। क्या पता वो हमारी मदद करे या ना करे। आखिर हमने भी तो कभी उसकी कदर नहीं की थी। अरे, वो सीधी सादी लड़की है, हमारी बातों में आ जाएगी। चल, अच्छा बनने का नाटक करते हैं। अरे भैया भाभी, आप लोग यहाँ? अरे रेणु, तेरी बुटीक के चर्चे तो पूरे गांव में हो रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है तेरी तरक्की देखकर। हाँ रेणु, तू तो हमारी शान है। हमें तुझ पर गर्व है। अचानक इतनी तारीफ, सब ठीक तो है? क्या बताएं रेणु, हमारी दुकान ठप हो गई। खाने के भी पैसे नहीं बचे। सोचा तेरे पास मदद मांग ले। तू तो हमारी बहन है। अगर थोड़ी मदद कर देगी तो जिंदगी संवर जाएगी। भैया भाभी, जब मैं आप लोगों के साथ थी तब आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया, उल्टा मेरे रंग का मजाक उड़ाया। अब जब आपके बुरे दिन आ गए तो मेरी याद आई। अरे नहीं रेणु, हम तो बस तुझे अपनी बहन मानते हैं। अगर बहन मानते तो पहले कभी हौसला बढ़ाते। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने ताने मारे। अब मेरे पास सब कुछ है तो आप मदद लेने आ गए। मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। कृपया यहाँ से चले जाइए। रेणु, ऐसे मत बोल। हम तो बस कभी कभी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मेहनत से कमाया पैसा मैं ऐसे ही नहीं बांटती। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ललिता ने रेणु को अपनी बेटी की तरह अपना लिया था। अब दोनों एक साथ रह रही थीं। दोनों के बीच का रिश्ता अब खून का तो नहीं था,
लेकिन उससे भी बढ़कर था। हर दिन रेणु को अपनी मां की ममता ललिता में दिखने लगी और ललिता के लिए रेणु उसकी वो बेटी बन गई जिसे उसने कभी पाया ही नहीं था। यूं ही दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी की राह पर आगे बढ़ने लगीं।